तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा और आप सभी का एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम अच्छे से दे रहे हैं आप लोग। आज मैं आपको पहले से क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। वार्षिक पेपर 2023 का सामाजिक विषय का मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके स्कूल में कौन सा पेपर आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये जो मैं पेपर लेकर आया हूं ये बाजार का पेपर है और सभी के सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बाजार से ही पेपर खरीदते हैं। तो दोस्तों इसका 90% चांस है कि अगर आपके स्कूल में अभी तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का पेपर नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे यही पेपर आपके इस कॉलेज में आएगा या आपके स्कूल पे आएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा हल भी करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 100 नंबर का है। ठीक है, पहला आपको यहां पर क्वेश्चन आता है, भारत स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला जो टिक लगा है यहां पर। ठीक है, ठीक है, और यहां पर देखो दोस्तों पहले से पेपर हल हुई है। यहां पर हो सकता है कि मैं एक दो ना जान पाऊं तो उसको आप लोग गूगल कर लेना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दूं प्रथम पंचवर्षीय योजना 11+1991 को लागू हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां पर तीसरा जो क्वेश्चन है आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो सन 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम सीडीएस अधिकारी बने हैं। तो दोस्तों यहां पे बिपिन रावत जो हैं वो प्रथम सीडीएस अधिकारी हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली है। तो दोस्तों जी हां, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, आपको पता है क्या है, मतलब नई दिल्ली राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो है ना पूरा का पूरा जो जितने भी सिस्टम होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं। तो यहाँ पे भारतीय सेना के तीनों अंग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में ही है। वायु सेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। नहीं दोस्तों, इसको वायु सेना के अध्यक्ष को एडमिरल नहीं कहते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था है। तो जी हाँ दोस्तों, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था है। ठीक है, मेघालय में कपास की खेती की जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, हाँ की जाती है। एंड यहाँ पर चावल भारत के सभी राज्यों में पैदा होता है। तो जी हाँ, चावल सभी राज्यों में पैदा होता है। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पूर्ति में क्या कहता है, कहता है कि संविधान में भारत को ... देश घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों बच्चे ने गलत भरा है, जो रियल है वो क्या है, गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, भारत को क्या बोला गया है, गणराज्य। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे डट करके मनाया गया है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ये मनाया गया है 10 सितंबर को। और यहाँ पर दोस्तों जो देश घोषित किया गया है, यहाँ पे राज्यों का संघ देश भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो या तो आप गणराज्य भर सकते हो या तो राज्यों का संघ। ठीक है, तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा कि राज्यों का संघ आप लोग यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, रूस में घास के मैदान को ... कहते हैं। तो दोस्तों रूस में जो घास के मैदान होते हैं उनको स्टेपी कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप लिखा गया देख सकते हो। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ... वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा होती है वो संवहनीय पवन चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनली 35.90 डिग्री का वर्षा होती है। यहाँ पर मतलब आप ये ना लिखे तब भी चलेगा, यहाँ पर आप संवहनीय वर्षा लिख दीजिए बस। सुनामी ... भाषा का शब्द है। तो दोस्तों सुनामी जो है वो जापान के भाषा का शब्द होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर जापान आपको भरना है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। आपदा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं आपदा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो आपदा किसे कहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो उसे आपदा कहते हैं। जैसे ये भूकंप होता है, बाढ़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आपदा होता है जिसे आप प्राकृतिक आपदा के रूप में भी जानते हो। ठीक है, अभी नया क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है यहाँ पर दोस्तों मानसूनी प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्षा ऋतु में अधिक होती है। ठीक है, मानव संसाधन के मुख्य घटक कौन से हैं। तो दोस्तों मानव संसाधन के जो घटक हैं वो आयु, लिंग, साक्षरता और जीवन स्तर है। ठीक है,
व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आ गया है क्वेश्चन, व्यापार से आप क्या समझते हो। ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आने वाला है, तो इसको ध्यान देना कि वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, 10 में बेच दिया, तो यही आपका खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लिखा है रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो थे वो यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था स्टार्ट किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत ही धांसू है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हो, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखी। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखना है। आपको हेडिंग याद होना चाहिए, तो आप अच्छे से लिख लोगे। हेडिंग में अस्थायी बंदोबस्त लागू, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, और यहाँ पर 3 हेडिंग है, तो आप इसको याद कर लीजिए और एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको आप एक नोटबुक नोट कर लीजिए, याद कर डालिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जितने अच्छे से आप लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो यहां पर ख नंबर सवाल है वो आप देख सकते हो, अनुकूलन जनसंख्या किसे कहते हैं? इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आइए दोस्तों मैं इसको बताता हूं कि अनुकूलन जनसंख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं तो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर बता रहा हूं, जिसमें केवल आप ये जानेंगे अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं। लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। जैसे दोस्तों भारत है, भारत अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतनी जनसंख्या हो गई है कि नौकरी मिल नहीं रहे हैं सबको, सब कुछ लोग गरीब हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो संसाधन है वो उसमें दबाव पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है, तो ये नहीं है। और अगर दोस्तों जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है और उनके संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे दुबई हो गया दोस्तों, तो वो अनुकूलतम जनसंख्या, क्योंकि उनके पास संसाधन में कोई दबाव नहीं है, वो लोग खुद अमीर हैं, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पे इतना बड़ा आंसर है कि कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था यहां पर देख सकते हो, तत्कालिक दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयास किए, ये सब वो सब हुआ। तो दोस्तों आप वहां उस समय के इतिहास को पढ़ोगे कि उस समय देश में क्या स्थिति थी, देश में क्या जरूरी था, तब जाके आपको पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों आवश्यक था या क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए, कहीं याद कर डालिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए, यहां पर है शीतोष्ण घास प्रदेश में खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? तो दोस्तों क्यों किया जाता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो आपको 5 ही करना था, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। शीतोष्ण घाट प्रदेश जो है, इसमें देखो मैं आपको समझा देता हूँ ध्यान से। ठीक है, जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं उनका मतलब ये है कि वहाँ पे जो जलवायु होती है बहुत नम होती है। ठीक है, वहाँ पे शीत ऋतु अधिक होती है, यानी वहाँ पे जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसे आप ठंड कहते हो। ठीक है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है ना, ओस जो गिरते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब फसलें अगर मान लो एक प्रकार से अगर अच्छी खासी समय में उग गई हैं, ठीक है, और खिल गई हैं, तो अगर दोस्तों जल्दी से उनका कटाई नहीं हो जाएगा, जल्दी से उनका निराई गुड़ाई नहीं हो जाएगा जल्दी से, तो दोस्तों वो ओले पड़ेंगे, सर्दी पड़ेगी, पानी बरसेगा, उसके कारण क्या होगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और दोस्तों चूंकि ये शीतोष्ण घास प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत दूर दूर तक मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनमें खेती की जाती है। तो थोड़ी जगह तो है नहीं कि दोस्तों जल्दी से काट लिया जाए, बहुत दूर दूर जगह होती है, बहुत बड़े बड़े जगह है, बहुत बड़ी बड़ी खेत है। ठीक है, फसलें बहुत ज्यादा होती हैं, कुंटल 2 कुंटल नहीं होता, बल्कि 100 150 150 कुंटल होते हैं। तो क्या होता है ना कि दोस्तों एक
आदमी द्वारा उसको काट पाना संभव नहीं होता जल्दी से। और अगर हम आदमी द्वारा काटेंगे तो ओला कभी गिर जाएगा, कभी वर्षा हो जाएगा, कभी आंधी तूफान भी आ सकते हैं, शीतोष्ण, और कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, तो उससे फसल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मशीनों का प्रयोग किया जाता है कि अगर जिस दिन मौसम सही रहता है और फसल एकदम अच्छा हो गया है तो ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा होने वाला है, तो मशीन से दोस्तों क्या होता है, कटाई हो जाता है। तो जल्दी से मशीन से कटाई करके मशीन से ही घर ले जाते हैं, उसको अच्छी जगह रख देते हैं गोदाम वोदाम में, तो उनका फसल क्या होता है, सही रहता है, ठीक है, बच जाता है। नहीं तो सर्दी पड़ेगी, जाड़ा आएगा, वर्षा होगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर 254 पृष्ठ में मैं आपको दिखाता हूं इसका आंसर क्या है। तो यहां पर दोस्तों आप जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। तो ये असहयोग आंदोलन आखिर है क्या, पहले ये आप यहां पर देख लीजिए, पूरा लिखा गया है। फिर असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, इसका मेन पॉइंट आप यहां पर देख सकते हो। सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था, इसमें विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया गया था, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया गया था तथा स्वदेशी वस्तुएं अपनाई गई थी, सरकारी नौकरियां तथा उपाधियों का त्याग किया गया था, देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जन जागरण के लिए सर्वाधिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था की गई थी। तो इतना सारा हेड पॉइंट है। अगर आप चाहेंगे तो इसको एक बार लिखने के बाद इसके बारे में कुछ लिख सकते हो कि जैसे सरकारी शिक्षा समस्याओं का बहिष्कार किया गया, ये हेडिंग आप डाल लीजिए। फिर लिख दीजिए कि इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के द्वारा सरकारी शिक्षाओं के संस्थानों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोग सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, इनकी संस्थाओं को बहिष्कार करने लगे, उनको पसंद नहीं आते थे। ऐसा बना के आप लिख सकते हो और 100% नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पे है भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों। तो दोस्तों विदेशी व्यापार आपको पता है, भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं समुद्र द्वारा होगा, या तो रेल मार्ग द्वारा होगा, या तो वायु मार्ग द्वारा होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से साधनों जो होते हैं वो यही सब साधन है। चलिए मैं फिर भी आपको अच्छे से दिखा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग द्वारा होता है। इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत होती है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो ये एक अति लघु उत्तरी था। अब इसी को आप दीर्घ उत्तरी बना सकते हो। स्थल मार्ग हेडिंग डाल के आप ये लिख सकते हो कि सड़कों द्वारा होता है, ट्रकों से माल भेजे जाते हैं, माल यहां से वहां भेजे जाते हैं, किन्हीं देश को ट्रांसफर किया जाता है, यानी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। जल मार्ग आप ये सब लिख सकते हो कि भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारत का अधिकतर व्यापार जल मार्ग द्वारा होता है। जल मार्ग में जलयान चलते हैं जिन्हें हम जहाज कहते हैं, पानी का जहाज, ठीक है, उसके द्वारा व्यापार किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी है आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन आता है, सन 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति थी वो भारत के इतिहास की बहुत बड़ी क्रांति बन गई। उसका मुख्य रूप से जो कारण था वो आपको पता है कि दोस्तों हमारे देश में जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोग राज करते थे 1856 में, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक राइफल था, ठीक है, उस राइफल को बदल करके कोई अलग गन लाए थे, ठीक है। अब राइफल कौन था वो आप लोग पता कीजिएगा, मैं कहानी बता देता हूं। तो एक नया उन्होंने राइफल लाया था, ठीक है। उस राइफल में खासियत क्या था, उन्होंने हिंदू, चूंकि उनके जो मतलब कि वो राज करते थे, तो उनके जो सेवक थे वो सैनिक थे, उनके जो मतलब कि जो काम करते थे उनके यहाँ भारतीय भी थे, तो भारतीय में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो राइफल लेकर आए, मुस्लिम को ऐसे राइफल दिए जिसमें दोस्तों सुअर की चमड़ी लगी थी, ठीक है, और भारतीय को ऐसे राइफल दिए जिसमें गाय की चमड़ी लगी थी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हिंदू होते हैं वो गाय को माता मानते हैं, ठीक है। तो ये हिंदुओं के लिए बहुत बुरा बात था। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम लोग होते हैं वो सुअर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनको भी सुअर की चमड़ी में था तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब जो राइफल था उसको तोड़ के जब गोली लगाना पड़ता था तो पहले मुंह से उसको खींचना पड़ता था गोली को, ठीक है।
तो ऐसा कुछ उसमें आइडिया था। तो मुंह से जब खींचना पड़ता था तो मुस्लिम खींचता था तो सूअर की जो चमड़ी होती है वो उसके मुंह में जाती थी, हिंदू खींचता था तो गाय की चमड़ी भी उसके मुंह में जाती थी, जो कि इसका कारण क्या हुआ, इसी के कारण विद्रोह होने लगा। जब धीरे धीरे पता चला तो हिंदू और मुसलमान दोनों विद्रोही हो गए। तो उत्तर भारत और मध्य भारत के जो जनता थे उन्होंने इतना तगड़ा विद्रोह किया दोस्तों कि एक साल के अंतर्गत बहुत बड़ा विद्रोह ये निकल के सामने आ गया और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। लेकिन हाँ, ये एक पूरा अंग्रेजी शासन को हिला डाला, इतना तगड़ा ये विद्रोह था। ठीक है, तो ये कुछ आपको जो विद्रोह है वो मैंने कहानी बता दी है। उम्मीद है कि अगर आपने क्लास में एक भी बार अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब कुछ पता आ गया होगा आपको। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, उनके नामों का उल्लेख कीजिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा नाम है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहां पर दोस्तों लौह अयस्क जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम आप यहां पे याद कर लीजिए। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट। दोस्तों आप लोग इनका नाम अगर याद कर लेते हो तो बहुत तगड़ा नंबर मिलेगा। आप चाहें तो एक इसको हेडिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटाइट आप लिख के इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, लौह अयस्क क्या होते हैं, अगर इसके लौह अयस्क के बारे में पहले आप पता कर लीजिएगा कि लौह अयस्क किसको कहा जाता है। लौह अयस्क अगर किसको कहा जाता है वो पता रहेगा तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैग्नेटाइट को आप एक हेडिंग बना के उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।